सभी साथियों को नमस्कार। आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल गुरुजी में। साथियों, सरकारी कर्मचारियों को इनवैलिड पेंशन और डिसेबिलिटी पेंशन को लेकर बहुत कन्फ्यूज़न रहता है। इस कन्फ्यूज़न के कारण वो ये नहीं समझ पाते कि उनका एंटाइटलमेंट इनवैलिड पेंशन के लिए है या वो डिसेबिलिटी पेंशन के लिए एंटाइटल्ड हैं। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे इनवैलिड पेंशन के बारे में। पहले पॉइंट्स में हम चर्चा करेंगे कि इनवैलिड पेंशन क्या होती है। दूसरे पॉइंट में चर्चा की जाएगी कि इनवैलिड पेंशन और डिसेबिलिटी पेंशन में क्या अंतर होता है। तीसरे पॉइंट में हम देखेंगे कि इनवैलिड पेंशन के लिए एलिजिबिलिटी के क्या क्राइटेरिया हैं। चौथे पॉइंट में हम देखेंगे कि इनवैलिड पेंशन की कैलकुलेशन किस प्रकार से की जाती है। पांचवें पॉइंट्स में चर्चा की जाएगी कि इनवैलिड पेंशन के लिए मिनिमम और मैक्सिमम अमाउंट की लिमिट क्या होती है। और लास्ट पॉइंट में हम देखेंगे कि इनवैलिड पेंशन के लिए जो मेडिकल सर्टिफिकेट की आवश्यकता है उसको किस प्रकार से अप्लाई किया जाएगा। आइए सबसे पहले देखते हैं कि इनवैलिड पेंशन क्या होती है। अगर किसी सरकारी कर्मचारी को कोई इस प्रकार की डिजीज या इंजरी हो जाती है जो उस सरकारी कर्मचारी को शारीरिक या मानसिक तौर पर इस प्रकार से स्थायी रूप से अशक्त बना देती है कि वो अपनी जो सरकारी सर्विस है, गवर्नमेंट जॉब है, उसको आगे कंटिन्यू नहीं रख पाता है, तो इस केस में वो सरकारी कर्मचारी इनवैलिड पेंशन के लिए अप्लाई कर सकता है और अपनी सर्विस से रिटायरमेंट ले सकता है। अगर कोई सरकारी कर्मचारी इस प्रकार की परिस्थिति में अपनी गवर्नमेंट जॉब से रिटायर होना चाहता है और इनवैलिड पेंशन के लिए अप्लाई करना चाहता है तो उसे अपनी एप्लीकेशन के साथ एक मेडिकल रिपोर्ट जमा करानी होती है जो कि किसी कॉम्पिटेंट मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी की गई हो। यहाँ पर खास ध्यान रखने वाली बात यह है कि सरकारी कर्मचारी को जो डिजीज या इंजरी हुई है वो गवर्नमेंट ड्यूटी के लिए नॉट एट्रीब्यूटेबल और नॉट एग्रावेटेड होनी चाहिए। यहाँ पर इन दोनों बातों को समझना भी जरूरी है कि एट्रीब्यूटेबल टू गवर्नमेंट सर्विस या एग्रावेटेड टू गवर्नमेंट सर्विस क्या होता है। अगर किसी सरकारी कर्मचारी को अपनी ड्यूटी परफॉर्म करने के समय पर कोई इस प्रकार की इंजरी हो जाती है जो उसे शारीरिक या मानसिक रूप से स्थायी रूप से अशक्त बना देती है, तो इस प्रकार की जो परिस्थिति है इसमें जो इंजरी गवर्नमेंट सर्वेंट को हुई है इसे हम कहते हैं एट्रीब्यूटेबल टू गवर्नमेंट सर्विस। एक उदाहरण के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए कोई सरकारी कर्मचारी अपनी ड्यूटी को परफॉर्म कर रहा है और उस ड्यूटी के परफॉर्म करने के समय ही उसका कोई एक्सीडेंट हो जाता है या किसी मशीनरी पर वो कर्मचारी काम कर रहा है, उस मशीनरी में कोई एक्सीडेंट हो जाता है और इसके कारण सरकारी कर्मचारी को जो इंजरी हो जाती है जो उसको स्थायी रूप से शारीरिक या मानसिक रूप से अशक्त बना देती है, तो इस प्रकार की परिस्थितियों में ये जो इंजरी है इसको एट्रीब्यूटेबल टू गवर्नमेंट सर्विस कहा जाता है। दूसरी टर्म है एग्रावेटेड टू गवर्नमेंट सर्विस। जब कोई सरकारी कर्मचारी किसी ऐसे वातावरण में काम करता है जिसमें कि वातावरण के कारण उस सरकारी कर्मचारी को कोई बीमारी हो जाती है और वो बीमारी उस सरकारी कर्मचारी को शारीरिक या मानसिक रूप से स्थायी रूप से अशक्त बना देती है, तो इस परिस्थिति को हम कहते हैं एग्रावेटेड टू गवर्नमेंट सर्विस। एक उदाहरण के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए कोई गवर्नमेंट सर्वेंट ऊंचे पहाड़ों पर अपनी ड्यूटी को परफॉर्म कर रहा है हाई एल्टीट्यूड एरियाज में, और वहां पर ऑक्सीजन की कमी के कारण उसको अस्थमा हो जाता है और उसके कारण उसकी जो शारीरिक स्थिति है वो इतनी अशक्त हो जाती है कि वो अपनी सर्विस को आगे कंटिन्यू नहीं रख सकता है। तो इस प्रकार की परिस्थिति को हम कहते हैं एग्रावेटेड टू गवर्नमेंट सर्विस। सेकंड पॉइंट में हम देखते हैं कि इनवैलिड पेंशन और डिसेबिलिटी पेंशन में क्या अंतर होता है। अगर किसी सरकारी कर्मचारी को अपनी ड्यूटी परफॉर्म करने के दौरान उस ड्यूटी के कारण कोई डिजीज या इंजरी हो जाती है जो गवर्नमेंट ड्यूटी के एट्रीब्यूटेबल होती है या एग्रीवेटेड होती है, तब उस केस में गवर्नमेंट सर्वेंट को डिसेबिलिटी पेंशन ग्रांट की जाती है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि इनवैलिड पेंशन और डिसेबिलिटी पेंशन में मुख्य अंतर यह है कि किसी सरकारी कर्मचारी को अपनी गवर्नमेंट ड्यूटी के कारण अगर डिसेबिलिटी या इंजरी हो जाती है जिसे हम एट्रीब्यूटेबल या एग्रावेटेड की कैटेगरी में रखते हैं, तो उस केस में डिसेबिलिटी पेंशन को ग्रांट किया जाता है। और अगर ये डिजीज या इंजरी सरकारी ड्यूटी के कारण नहीं है, किसी और कारण से उसको डिजीज या इंजरी हो गई है, तो उसको नॉट एट्रीब्यूटेबल या नॉट एग्रावेटेड की कैटेगरी में रखा जाता है और उस केस में इनवैलिड पेंशन ग्रांट की जाती है।
तीसरा पॉइंट है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर इनवैलिड पेंशन। इसके सब रूल 1 में दिया गया है कि अगर किसी सरकारी कर्मचारी को अपनी सेवा कार्य के दौरान कोई डिसेबिलिटी हो जाती है और वो डिसेबिलिटी का जो केस है वो राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 के सेक्शन 20 में कवर होता है, तो उस केस में जो सेक्शन 20 के प्रोविजंस हैं वो गवर्नमेंट सर्वेंट के ऊपर लागू हो जाएंगे। यहाँ पर खास ध्यान रखने वाली बात यह है कि ऐसे सभी सरकारी कर्मचारियों को राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज रूल्स 2017 के अंदर जो प्रोसीजर प्रिस्क्राइब किया गया है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट को बनवाने का, उस प्रावधान के अंदर अपना एक डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनवा करके अपने डिपार्टमेंट में जमा कराना होगा। इसके सब रूल 2 में दिया गया है कि अगर कोई सरकारी कर्मचारी राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 के सेक्शन 20 के अंदर कवर नहीं हो रहा है और वो सरकारी कर्मचारी अपने किसी शारीरिक या मानसिक अशक्तता के कारण अपनी सर्विस से रिटायरमेंट लेना चाहता है, तो उस सरकारी कर्मचारी को सीसीएस पेंशन रूल्स के रूल नंबर 49 के अंदर इनवैलिड पेंशन को ग्रांट किया जाएगा। यहाँ पर खास ध्यान रखने वाली बात यह है कि इनवैलिड पेंशन को ग्रांट करने के लिए मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस की एक 10 साल की लिमिट थी। इस कंडीशन को 12 फरवरी 2019 में एक ओएम के जरिए हटा दिया गया है अगर वो सरकारी कर्मचारी नीचे दी गई कंडीशंस को पूरा करता है। इसके लिए पहली कंडीशन में दिया गया है कि ऐसे किसी भी सरकारी कर्मचारी की अपॉइंटमेंट होने से पहले या अपॉइंटमेंट होने के जस्ट बाद में मेडिकल अथॉरिटी द्वारा मेडिकल एग्जामिनेशन किया गया हो और उस बोर्ड के द्वारा या अथॉरिटी के द्वारा उसको गवर्नमेंट सर्विस के लिए फिट डिक्लेयर किया गया हो, तो इस प्रकार के केस में सरकारी कर्मचारी 10 साल की मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस को पूरा करने से पहले ही इनवैलिड पेंशन के लिए अप्लाई कर सकता है और अपनी गवर्नमेंट सर्विस से रिटायरमेंट ले सकता है। इसके दूसरे पॉइंट में दिया गया है कि इसके अलावा इनवैलिड पेंशन के लिए जो कंडीशंस हैं उन सभी कंडीशंस को वो सरकारी कर्मचारी पूरा करता हो। पॉइंट नंबर 4 है इनवैलिड पेंशन की कैलकुलेशन। सीसीएस पेंशन रूल्स 1972 के रूल नंबर 49 में दिया गया है कि इनवैलिड पेंशन के लिए जो कैलकुलेशन की जाएगी वो सरकारी कर्मचारी के जो एमोल्यूमेंट्स हैं उसके 50% के रेट से की जाएगी या एवरेज एमोल्यूमेंट्स निकाले जाएंगे और इन दोनों में जो भी मोर बेनिफिशियल होगा उसके बेस पर इनवैलिड पेंशन को कैलकुलेट किया जाएगा। यहाँ पर खास ध्यान रखने वाली बात यह है कि बेसिक पे और डीए का जो टोटल है उसको एमोल्यूमेंट्स माना जाएगा। 5वां पॉइंट है मिनिमम एंड मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इनवैलिड पेंशन। सीसीएस पेंशन रूल्स 1972 के रूल नंबर 49 में दिया गया है कि इनवैलिड पेंशन के लिए जो मिनिमम अमाउंट होगा वो 9,000 रुपये पर मंथ होगा। इसी प्रकार से इनवैलिड पेंशन का जो मैक्सिमम अमाउंट है वो 1,25,000 रुपये पर मंथ है। यहाँ पर खास ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो मिनिमम अमाउंट है 9,000 रुपये पर मंथ का या मैक्सिमम अमाउंट है 1,25,000 रुपये पर मंथ का, इसमें डीए इंक्लूड नहीं होता है। डीए का जो अमाउंट है वो इन दोनों मिनिमम और मैक्सिमम अमाउंट से इन एडिशन होता है, इसके अलावा होता है। पॉइंट नंबर 6 है मेडिकल सर्टिफिकेट फॉर इनवैलिड पेंशन। जो भी सरकारी कर्मचारी इनवैलिड पेंशन के लिए अप्लाई करेगा वो राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज रूल्स 2017 के अंदर जो प्रोविजंस दिए गए हैं उसमें कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से एक डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट को प्राप्त करेगा और उसको अपनी एप्लीकेशन के साथ अपने डिपार्टमेंट में जमा करेगा ताकि उसको इनवैलिड पेंशन की ग्रांट की जा सके। रूल नंबर 17 है एप्लीकेशन फॉर सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी। इसके पॉइंट नंबर 1 में दिया गया है कि अगर कोई व्यक्ति डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना चाहता है तो इसके लिए वो फॉर्म 4 का इस्तेमाल करेगा और इस फॉर्म 4 को कम्प्लीटली फिल करके अपने ज़िले की जो मेडिकल अथॉरिटी है, डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर है, उसके ऑफिस में जमा करेगा अपने प्रूफ ऑफ रेजिडेंस के साथ, या फिर जिस गवर्नमेंट हॉस्पिटल में उसका इलाज चल रहा है या उसका इलाज हुआ है उस गवर्नमेंट हॉस्पिटल के जो मेडिकल अथॉरिटी है उसके पास अपनी इस एप्लीकेशन को जमा करेगा।
इसके पॉइंट नंबर 2 में दिया गया है कि फॉर्म 4 में जो एप्लीकेशन जमा की जाएगी उसके साथ जो डॉक्यूमेंट लगा करके जमा किए जाएंगे उसमें सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट है वो है प्रूफ ऑफ रेजिडेंस। दूसरा जो डॉक्यूमेंट जमा किया जाएगा वो है 2 रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स। और तीसरा पॉइंट है आधार नंबर या आधार एनरोलमेंट नंबर। इन दोनों में से जो भी उस व्यक्ति के पास है उसको वो अपनी एप्लीकेशन के साथ जमा करेगा। रूल नंबर 18 है इश्यू ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी। इसके पॉइंट नंबर 1 में दिया गया है कि रूल 17 के अंदर कोई एप्लीकेशन रिसीव होती है तो जो मेडिकल अथॉरिटी है वो फॉर्म नंबर 5, 6 या 7 जैसा भी केस हो उसके अकॉर्डिंग वो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट को इशू करेंगे। इसके पॉइंट नंबर 2 में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात दी गई है कि एप्लीकेशन को रिसीव होने के 1 महीने के अंदर अंदर मेडिकल अथॉरिटी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट को इशू करेगी। इन सभी फॉर्म के डाउनलोड करने के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं जहां से आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। आशा है कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी और इनवैलिड पेंशन से संबंधित जो भी प्रावधान है वो आपको समझ आ गए होंगे। फिर भी अगर आपके मन में कोई क्वेरी रहती है तो आप उसको नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इन सभी क्वेरीज को आंसर करने का प्रयास किया जाएगा। डिसेबिलिटी पेंशन से संबंधित जो भी मुख्य बातें हैं, जो भी प्रावधान हैं, उन पर चर्चा नेक्स्ट वीडियो में की जाएगी। आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। नमस्कार।